हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड का जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है कि जो कि डेट आ चुकी है, जिसका कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा 27, 28, 29 को। मैं कि डीएलएड का जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो कि सभी सीरीज़ जो उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। आज मेरा क्या है, आज हिंदी है, ठीक है। आज और कल मैं क्या करूँगा, 2 दिन में हिंदी कंप्लीट करूँगा। इसी तरह जितने भी मेरा डीएलएड का जितने भी सीरीज़ है उसको सबको मैं एग्ज़ाम से पहले क्या करूँगा, अच्छे से रिवीजन करा के कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज, इसमें क्या होता है इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता देना। देखिए इसमें देखो पीछे क्वेश्चन दिया रहता है ना। देखिए ये क्या दिया है हमारा, ये हमारा देखिए प्रश्न दिया रहता है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसी मतलब कि पाँच पाँच एक एक नंबर का ही आता है, एक एक नंबर का ही आता है। उसके बाद ये हमारा देखो लघु वाला आता है, 2 2 नंबर का। तो इस तरह हमारा क्या क्या ना, देखो 2 2 4, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 2 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 25, 25 नंबर का आता है, ठीक है। 25 नंबर की हमारी क्या आती है कि हिंदी आती है, ठीक है। 25 नंबर का हिंदी आती है। इसमें से हमको कितना लाना होता है, 12.5% 12.5 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, ठीक है। 25 नंबर की आती है, इसमें से हम लोग को क्या लगना है, 12.5 नंबर लाना होगा। क्योंकि गाइस देखते हैं बहुत चीज़ होता है जिसमें लोगों की बैक लग जाती है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे, हम लोग में बैक वैक नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग क्या 12 नहीं, हम लोग का 20 टारगेट होगा, 20 प्लस, ठीक है। 25 में 20 प्लस नंबर हम लोग लेकर आएंगे, वो भी हर सब्जेक्ट में, ठीक है। और जो कि गाइस जान रहे हैं आप लोग, डेट आ चुकी है। तो आइए क्या क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए गाइज, हम बता दें कि जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले क्या तो बहुविकल्पी दिया रहता है। तो देखिए बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी जो दिया है ना, ठीक है। देखिए बहुविकल्पी दिया है ना। तो गाइज हम क्या करेंगे ना, पहले बहुविकल्प के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले हम बहुविकल्प के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए क्या हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि, ठीक है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या क्या है, 11 है ना। व्यंजनों की संख्या कितना, 33 है। तो गाइज क्या है ना, हम जैसे हिंदी पढ़ लेंगे पर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो इससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, लघु पढ़ेंगे, फिर अति लघु पढ़ेंगे, दीर्घ वाला पढ़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो क्या होगा, जब हम पूरा विस्तार से पढ़े रहेंगे तो हमें क्या होना, ऑब्जेक्टिव वाला क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अति लघु से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज। तो आइए गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज क्या है, मेरा फर्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें दिया वाचन कितने प्रकार का होता है ना, नामोल्लेख कीजिए ना। तो वाचन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे वचन देखो, ऐसे तो वचन 11 में हम पढ़ते हैं, वचन दिया रहता है तो एक वचन बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ पे दिया वाचन। तो वाचन देखिए कितना होता है बताएं, 2 होता है। एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। आप लोग समझ रहे हैं कौन कितना होता है, सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। मौन मतलब ये चुप होने, चुप रहिए वाला वाचन होता है, मतलब शांत वाला। एक होता है स्वर स्वरी, मतलब कि बोलने वाला, ठीक है। तो यह पूछेगा हमारा वाचन कितने प्रकार का होता है, तो वाचन हमारे 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है गाइस, इसमें दिया है हिंदी भाषा के कारकों की संख्या कितनी होती है, किन्हीं 2 कारक का नाम लिखिए। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन होता है, कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारक कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण में पर मत अधिकरण कारक, मतलब इसी 8 होते हैं। तो देखो कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से, संप्रदान के लिए अपदान से संबोधन का की है, मतलब यही सब होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं गया, इसमें पूछा है कि हिंदी भाषा में कारक की संख्या कितनी होती है। कारक की संख्या हमारी कितनी, 8 होती है। 2 कारक होते हैं, कर्ता कर्म, कर्म कारक। विभक्ति पूछता तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने हो जाता, कर्म का को हो जाता। तो हमारे यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा है, ठीक है। लेकिन हम आप लोग को उतना बता दिए, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है हमारा, तो समझ गए का मतलब हमारा कारक 8 होता है। दो दो नाम लिखना है, कर्ता कारक, कर्म कारक, और करक कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक, मतलब कि मतलब ये सब 8 को होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गाइज क्या है, यज्ञ संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिल के बना है। आप देखिए यज्ञ जो बना ना है, जैसे कि हमारा क है ना, क किससे बना रहता है हमारा, क ना, कब, क हमारा मतलब, अच्छा जो ठीक है उसको बताते हैं बाद में। देखिए पहले यज्ञ दिया है ना, यज्ञ हमारा जो कि संयुक्त ने किसका ना, ज और य का, आधा ज और ये मिल के क्या बनता है हमारा, आधा ज और ये मिल के ना हमारा क्या बनता है, यहाँ पे यज्ञ बनता है, ठीक है। तो यज्ञ बनता है। देखो मौखिक, मतलब कि मौखिक अभिव्यक्ति का क्या संबंध है, मतलब मौखिक
हम गाइस क्या देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है ना। तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक मतलब ना जो हम क्या करते हैं ना मुंह के द्वारा बोलते हैं, मुंह के द्वारा बोली जाती है। मुंह देखो मुंह से मौखिक याद करना, क्योंकि गाइस देखो उसमें आता है तो हमें लिखना होता है, ठीक है ना। ये कोई हम लोग कोई वनडे एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि ऑप्शन चूज करना है कि बस हम लोग याद करनी है बस आ जाएगा, उसमें लिखना होता है ना। तो मौखिक मौखिक हमारी अभिलिपि क्या होती है। कहीं देखिए क्या होती है मौखिक अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं ना। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बोलकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात दूसरों तक बताई जा सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हर बात लिख कर नहीं बताई जा सकती। सही बात है। अभी कोई तुम जा रहे हो गाइस, जो पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या उसको लिख कर बताओगे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, भाई मैं कोचिंग जा रहा हूँ। नहीं, मौखिक से बताओगे बोल के, तो तुम क्या सीधा बोल दोगे, क्या बोलोगे कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलोगे, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, तो क्या तुम उसको लिख कर बताओगे। तो यही बोल रहे हैं कि मतलब कि क्योंकि हर बात लिख कर नहीं बताई जा सकती, तो क्या लिख कर बताओगे मैं यहाँ से आ रहा हूँ, बोल दो कि मैं भाई यहाँ मंदिर पर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो वही क्या है मौखिक अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है कि मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बोलकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात दूसरों तक बताई जा सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हर बात लिख कर नहीं बताई जा सकती, ठीक है। और और क्या कि लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध है। गाइस अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा, ठीक है। क्या क्या लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध है ना। तो आइए बताते हैं लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध। देखिए क्या लिपि और ध्वनि में आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। लिपि और ध्वनि का ना जो आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है ना, बस क्या होता है विचारों को व्यक्त करने वाली अभिव्यक्ति शब्दावली जो कि ध्वनि भाषा कराते हैं। जब हम विचारों को व्यक्त करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है ना, शब्दावली जो होती है वो हमारी क्या कहती है भाषा, ध्वनि भाषा कहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्वनि को लिखने वाली विधि को लिपि कहते हैं। अब देखो हम अपने देखो विचारों को व्यक्त करते हैं, किसी को विचारों को मतलब कि विचारों को व्यक्त करने वाली अभिव्यक्ति हमारी क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। फिर ध्वनि को लिखने वाली विधि को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न क्या है ना कि निम्नलिखित समचारिक शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए ना। अनल दिया है, अनिल दिया है, सकल दिया है, सकल दिया है। देखिए अनल मतलब क्या होता है हमारा, अनल मतलब क्या होता है आग भी होता है। अनिल देखो अनल हमारा आग होता है, ठीक है। अनिल हमारा हवा होता है, पवन होता है, ठीक है। हमें याद होना चाहिए कि अनिल मतलब आग हो गया, अनिल मतलब क्या पवन हो गया। अब सकल देखो, सकल इस तरह सकल लिखा है, सकल, सकल में ना छोटा वाला स है ना, तो इसके मतलब क्या होता है संपूर्ण, सकल ज्ञान है मतलब तुमको क्या है ना संपूर्ण ज्ञान है। सकल ज्ञान है मतलब क्या है संपूर्ण ज्ञान है। अब वही सकल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा चेहरा, चेहरा हो जाएगा। सकल मतलब क्या हो जाएगा चेहरा। तो ये सकल जो कि बड़ा वाला सर रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा चेहरा या सूरत, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, कारक कितने कारक किसे कहते हैं और अपादान कारक का चिन्ह बताइए। तो गाइस आप लोग को बता दिए अपादान कारक चिन्ह से होता है। अब देखिए कारक किसे कहते हैं, देखिए देखिए क्या व्याकरण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की ना, व्याकरण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसको हम कारक कहते हैं ना। जैसे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, ठीक है। तो हमें गाइस बता दिया आप लोग क्या होता है व्याकरण, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, ठीक है। अब गाइस देखिए अभिव्यक्ति के संसाधनों के नाम लिखिए ना, अभिव्यक्ति के संसाधनों के नाम लिखिए। आप देखिए अभिव्यक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं, दो ही संसाधन है। साधन, साधनों के बोला, संसाधन बोलेगा तो गाड़ी वो सब आ जाएगा, व्हीकल्स में आ जाएंगे सब ना, गाड़ी वाड़ी वो सब। तो यहाँ पे साधनों बोला है। तो हमारी जो अभिव्यक्ति है जिसको हम व्यक्त करते हैं, हमारी जो व्यक्त करने की जो हमारी कला होती है वो मतलब कैसी मतलब कि कितने साधन है हम अपने भाषा को व्यक्त कर सकते हैं कितने साधन द्वारा। तो दो होता है, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। तो गाइस देखिए हम अगर प्रश्न समझेंगे ना तो उसमें क्या है हमारा आंसर छिपा रहता है। तो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति ठीक है ना के साधनों के नाम लिखिए।
हम जो जिस भाषा से अपना के व्यक्त करते हैं उसके साधनों का नाम पूछा है। तो हमारा अभिव्यक्ति साधनों का नाम क्या, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक रूप, एक होता है लिखित रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए गाइस क्या दिया, मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग कब किया गया था, कब किया जाता है ना। आप देखिए मॉन्टेसरी विधि का उपयोग खेलन विधि में किया जाता है, किसमें, लेखन विधि में किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा जो कि, तो क्या कहा है कि मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग लेखन विधि में किया जाता है। किस में किया जाता है, लेखन विधि में किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या ध्वनि क्या है। ध्वनि सभी लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, हमारी ध्वनि कहलाती है। ये तो इसको क्या कह सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है गाइस, तो हमें उतना भी नहीं याद हो तो इस तरह लिख भी देंगे आप कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, हमारी ध्वनि कहलाती है। ठीक है ना। अभी हम जिससे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें क्या होती है, कोशिका, मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है ना, सेल होती है ना। तो उसी तरह जो भाषा होती है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ठीक है, अब देखिए ध्वनि है, हम लोग मतलब कि ध्वनि हम लोग बोल रहे हैं, हमें भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, तो ध्वनि ही ना है। एक माध्यम से होके मतलब वो माध्यम से टकरा के एक दूसरे यहाँ जाती है। ठीक है ना, तो ध्वनि होती है। तो देखो ध्वनि की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की, सॉरी गाइस, किसमें, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी ध्वनि होती है। बस इस बात की याद रखिएगा। ध्वनि पूछेगा ध्वनि क्या है, वह ध्वनि किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। बस ठीक है, तो गाइज क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। अब देखिए क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं ना। अब कुल मिला के देखो ध्वनि क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, अब ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है। अब ध्वनि चिन्हों को हम स्पष्ट करके बोल रहे हैं तो उसको हम भाषा कह रहे हैं। ठीक है गाइज, जैसे आप लोग लेते चलिए क्या होता है, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ना उसको ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि चिन्हों को, जो ध्वनि चिन्हों को हम समष्टि को भाषा कहते हैं। अब ध्वनि के जो ध्वनि को हम क्या करते हैं ना, उसको इकट्ठा करके मतलब हम जो बोलते हैं, जो हम व्यक्त करते हैं कि मतलब कि वह स्कूल जा रहा है, तो हम उस भाषा को प्रयोग कर रहे हैं ना कि वो स्कूल जा रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो वही कर रहा है कि ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को जितना भी मतलब मिला के मतलब उसको मतलब व्यक्त करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो हमारी ध्वनि भी समझ में आ गई, ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अब भाषा किसे कहते हैं, ध्वनि चिन्हों को आपस में मिलाकर मतलब कि बोलने वालों को क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि क्या लिखा है कि भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है ना। क्या कहा है कि भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। गाइस थोड़ा सा जूम करके देखें तो शायद साफ है, कट रहा है गाइस, साफ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरह पढ़ते हैं। जो ये लाल कलर से लिखा हुआ है ना, ये तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो ब्लैक कलर वाला है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए लाल कलर से फिर से ऊपर से लाइट है ना, लाइट जल रही है ना, तो इसकी वजह से देखो दिखाई नहीं दे रहा है। चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें इसको क्लास को स्टार्ट करना, हमें जो जिसको देखना है वो दिखाई दे रहा है, हमारा उत्तर दिखाई दे रहा है, प्रश्न हम बोल रहे हैं। भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। अब देखिए भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। हाँ, हमें तो सिर्फ भाषा निर्माण का ढांचा किस पे, जैसे ध्वनि है, ध्वनि को हम समष्टि को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ध्वनि के समष्टि को हम भाषा कहते हैं, तो भाषा निर्माण का ढांचा किस पे डिपेंड करेगा, ध्वनि पे ही करेगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। बोले ना गाइस, क्या होता है कि फाइनली गाइस देखिए आप सही हो चुका है। ठीक है, अब ये एकदम अच्छा से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या है, क्या है हमारा कि भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो भाषा निर्माण का ढांचा हमारा किस पर निर्भर करता है, ध्वनि पर निर्भर करता है। तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है, श्रावण कौशल से है। किससे है, श्रावण कौशल से है। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे, श्रावण कौशल से है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। देखो हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं।
आप लोग इस बात को याद रखिएगा। हिंदी भाषा में जो कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं ना। आप देखो स्वर किसे कहते हैं, स्वर जानते हैं ना, वर्णों का उच्चारण करते समय बिना किसी अवरोध को जो मुख से निकलती है स्वर, उसे क्या कहते हैं, आवाज़ निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आप देखो जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुख से निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। या तो इसे हम कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुख से निकलती है, बिना किसी रोक टाक के मुंह से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, कुल, मतलब कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या हो गया, स्वर हो गया। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर देखो क्या होता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है। अब देखो क्या होता है, जैसे होता है प्लुत स्वर, दीर्घ मतलब कि प्लुत स्वर, आइएगा आगे होगा बताते हैं। इन शब्दों का देखो दीर्घ स्वर क्या होता है, इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक समय है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ओ। अब देखिए गाइस क्या होता है ना, दीर्घ स्वर हो गया। अब देखिए क्या होता है ना, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। आप देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है ना, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ना, मतलब कि किसी की मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कि मतलब ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ज़्यादा समय ना लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ आ गया, उसके बाद आ, ए आ गया, तो ये सब क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण समय ज़्यादा समय ना लगे। अब वही जगह ह्रस्व स्वर आ जाएगा ना, तो दीर्घ स्वर आ जाएगा, तो ह्रस्व स्वर से क्या है कि दुगना समय लगेगा। वही कर रहा है कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब वही प्लुत स्वर आ जाएगा ना, तो देखो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर के ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, आगे आएगा हम आप लोग को अच्छे से बताएंगे। तो हमें दीर्घ स्वर याद रखेगा, जिन स्वर का उच्चारण करते समय हर स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आप देखो एक में आता है तो इसमें क्या आ जाएगा आ, और उसमें क्या आ जाएगा, ऐसे करके लिख के फिर ऐसे ऐसे लिख देगा, ओम नहीं होता है, ओम, तो हमारा वो प्लुत स्वर में आता है। ये हमारा आ गया किसमें, दीर्घ स्वर में, ये हमारा हो गया ह्रस्व स्वर में। ठीक है ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, ए होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, अस्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, अस्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए जब मुख द्वार को बंद करके खुलते हैं, जब मुख जो होता है ना हमारे द्वार को बंद करके खुलते हैं, उसमें हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा होता है, क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ ध प फ ब तथा भ। ठीक है, ये होते हैं हमारे। और गज क्या होता है, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। आप देखिए जब मुख द्वार को बंद करके, नहीं आपको वो ऊपर दिखा था, जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन दोनों का नाम एक ही है ना, क्या है, संघर्षी व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन दोनों का नाम क्या हमारा एक ही है। ठीक है, तो क्या हमारा हो गया कि स्पर्शी व्यंजन संघर्षी व्यंजन जान गए हम कि जब मुख द्वार को बंद करके मुख इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई महसूस करती है, च छ ज झ, तो नहीं लग रहा है कि सब वॉइस मेरे मुंह से निकल रही है तो थोड़ा रगड़ती हुई जा रही है, उसी को स्पर्शी व्यंजन, मतलब स्पर्शी मतलब कि स्पर्श करते हुए, गला को स्पर्श करते हुए निकले भाषा, उसे हम स्पर्शी व्यंजन करते हैं। संघर्षी मतलब संघर्ष करते हुए निकले। अब देखो भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। तो हमारा भाषा कितने रूप होते हैं, दो होते हैं, एक लिखित एक मौखिक। आप देखो अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थी लिखिए। तो गाइस जो कि बहुत ही आसान डीएलएड का एग्ज़ाम आता है। ठीक है ना, और इसमें से कुछ होता है जैसे कंप्यूटर हो गया, संस्कृत हो गया, तो जो बच्चे नहीं है वो उसको हम क्या करेंगे, बता देंगे आप लोग को अच्छे से। ठीक है, आप लोग को पूरे डीएल में हम पास करा देंगे। ठीक है ना, देखिए क्या, अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो क्या लिखे, समानार्थी लिखिए। अग्नि देखो क्या होता है, अग्नि के क्या जाने, अनल, पावक, अनल हो गया, पावक हो गया, ज्वाला भी हो गया ना। अग्नि का अनल, पावक, ज्वाला, ये सब क्या होता है, अग्नि के दो पर्यायवाची बोला है तो हो गया। फिर अमृत का जानते हैं, पीयूष, सुधा, सोम, एक तो पीयूष हो गया, सुधा हो गया, सोम भी होता है। ठीक है, पीयूष, सुधा, सोम।
तो सोम भी हमारा होता है। ठीक है, तो गाइस क्या होता है हमारा पीयूष, सुधा और क्या होता है सोम होता है। ठीक है ना, पेंसिल नहीं चली थी तो पेन लेते हैं। पीयूष, सुधा, सोम होता है। आप देखो गणेश का हम लोग जानते हैं क्या होता है। गणेश का तो हमको लोग को ज़्यादा याद होता है, गजानंत लंबोदक विनायक एकदंत। देखिए गाइस हमने हिंदी इसी से पढ़ा है। ठीक है ना, जो आदित्य रंजन की सामान्य हिंदी आती है ना, इसी समय की यूपीपी का तैयारी कर रहा था तो उस समय पढ़ा था। ठीक है, फाइनली मेरा यूपीपी में तो हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस इससे मैं हिंदी पढ़ा हूँ, लेकिन हमें क्या डीएलएड के बारे में पढ़े तो उसमें उतना नहीं जाना है। ठीक है, वो एग्ज़ाम के लिए पढ़े, हमें एग्ज़ाम इसमें लिखना होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, आइए हमें क्या करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, और गाइस क्या होता है गणेश, गणेश का क्या होता है हमारा लंबोदक विनायक एकदंत। आप लोग को मालूम है लंबोदक विनायक एकदंत, तो इन्हीं को लंबोदक बोल रहे हैं, गणपति बोलते हैं, विनायक बोलते हैं, विनायक इन्हीं को बोलते हैं विनायक, उसके बाद एकदंत भी बोलते हैं। ठीक है ना, विनायक एकदंत। तो ये हमारा गणेश जी का होता है, क्या होता है हमारा समानार्थी होता है। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शब्द ए, शब्द एवं पद से क्या समझते हैं। शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, आप क्या समझते हैं। देखिए वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, या तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम शब्द कहते हैं। ऐसे नहीं आया तो ऐसे देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को हम पद कहते हैं ना। तो हमारा क्या हो गया कि वे वर्णों के हम क्या, वर्णों के सार्थक मेल को मतलब हम शब्द किसको कहते हैं, शब्द हम किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह, अब देखो वर्णों के सार्थक समूह का मतलब क्या है कि देखो वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड है, जैसे कि है वह, उसके बाद क्या है जाता है, ये क्या है, ये वर्ड है, वह जाता है, लेकिन इसको बाद मिला दिए, सार्थक बना दिए, इसको शब्द बना दिए, तो क्या कहेंगे कि वह जाता है, लगातार बोलते हैं शब्द बना दिए। तो ये वर्णों के सार्थक मेल, मेल मतलब क्या होता है जोड़, आप जानते हैं वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब कविता जो होती है ना हमारा, कविता नहीं होता है कि लाला जी ने केला खाया, ये जो कविता होता है ना, तो कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को हम क्या कहते हैं, कुछ पंक्तियों के मेल को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो हमें इस बात के लिए याद रखना है। देखिए अंश व अंश में अंतर लिखिए, अंश व अंश, अंश देखिए गाइस क्या होता है, ये जो अंश होता है ना, इसके मतलब ना, इस अंश मतलब हमारा क्या होता है मालूम है, कंधा होता है। क्या होता है, कंधा। ठीक है, और इस अंश मतलब जो बड़ा वाला अंश होता है, इसके मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, भाग। ठीक है, तो हमारा अंश होता है, अंश होता है, अंश मतलब कंधा, अंश मतलब भाग। ठीक है, और क्या देखिए यज्ञ और उन्मोचन शब्द का क्रम विलोम शब्द लिखिए। यज्ञ के क्या होता है, विज्ञ होता है ना, यज्ञ का विज्ञ होता है, या तो अनविज्ञ भी होता है, अनविज्ञ भी होता है। ठीक है, अनविज्ञ, तो ठीक है, तो अन के क्या होता है, अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ होता है, उन्मुख का क्या होता है, विमुख होता है। इनका विलोम लिखना था, यज्ञ का विज्ञ, उन्मुख का विमुख। ठीक है, अब देखो वृग और विपट शब्द के दो दो परिवाची लिखे। देखो विपट क्या होता है ना, शायद एक कपड़ा का भी होता है ना। देखो वृग क्या होता है, मधुकर होता है, भौरा होता है। वृग का परिवाची हमें लिखना है, तो वृग का परिवाची हमारा क्या होगा, एक मधुकर होगा, एक भौरा होगा। अब विपट का क्या होगा, तरु पादप होगा। क्या होगा, तरु होगा, और क्या होगा हमारा पादप होगा, तरु और पादप होगा ना। अब देखिए श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है, श्रुत लेख, अब श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो आइए गाइस देखते हैं क्या होता है श्रुत लेख, क्या होता है ना। देखिए क्या होता है शुरू, अब गाइस देखिए यहाँ पे अथवा क के भी आया है। देखिए श्रुत लेख क्या है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी तरह मतलब ये तो इसी में आ गया है। ठीक है, अथवा के भी आता है, मतलब कि पाँच गो रहेगा क्वेश्चन तो 3 लिखना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम श्रुत लेख क्या होता है। श्रुत को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम गाइस, श्रुत को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चे को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुत लेख की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं तो अच्छा होगा। श्रुत लेख देखिए गाइस क्या होता है, हम देखो शुरू ऐसे आप लोग इसको देखिए, ऐसे तोड़िए आप लोग। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग देखिए, ऐसे इसको पूरा पढ़ लेते हैं। श्रुत लेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। ठीक है, श्रुत लेखन का उद्देश्य शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्र का विकास करना होता है। अब गाइस देखो क्या होता है, श्रुत क्या लिखा हमारा, श्रुत, अब प्लस क्या है, लेख। तो गाइस देखो इसी में हमारा क्या हुआ, इसी में हम क्या पूरी भाजी
इसी दो शब्द में ना हम पूरा परिभाषा बना सकते हैं ना। क्या होता है हमारा श्रुत और लेख। श्रुत मतलब क्या होता है ना सुनना, लेख मतलब लिखना। अब कोई बोल रहा है, हम उसको सुन कर लिख रहे हैं। श्रुत मतलब क्या होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला नहीं होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो उसी का क्या है श्रुत है। श्रुत मतलब क्या होता है सुनना, लेख मतलब लिखना। कोई बोल रहा है उसका सुन के हम लिख रहे हैं, उसी को बारे में कहा है कि श्रुत को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेटर कहते हैं। अध्यापक बच्चे को कक्षा 5 में इस सुलेख का या श्रुत लेख की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं तो अच्छा होगा। श्रुत लेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखे जाते हैं। श्रुत लेख का उद्देश्य शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्र का विकास करना होता है। सही बात है। और डेली कोई बोल रहा है, डेली हम लिख रहे हैं, तो क्या हमें सुनने में तीव्र होता है, उसके बाद हमें लिखने में क्या होता है विकास होता है, तीव्र लिखने का विकास होता है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तो गाइस ये हमारा क्या होता है श्रुत लेख होता है। ठीक है। अब क्या होता है 6 वर्ड किसके योग से बना है। 6 योग किसके वर्ग से बना है हमारा, तो देखो आधा क और स से बना है। किसके बना है, आधा क प्लस स से। ये हमारा आधा क और पूरा स से क्या बना है हमारा छत्री, छत्री छ बना है। ठीक है। अब देखो व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए गाइज, क्या व्यंजन का अभिप्राय। अब देखिए व्यंजन के बारे में पूछा कि व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो गाइज व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोध आता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। अब ऐसे कर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बस गाइज ये सब ज़्यादा टिटिमा मत देखो। ठीक है, हमें देखो ये तो ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जो होते हैं, तो हम भाई जब बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो मुख से ही वायु निकलेंगे ना। मार्ग में अंकों के टकराव के कारण अवरोध आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, या स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, या जिन व्यंजन स्वर नहीं बोलेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें क्या कहते हैं स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ले जाते उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है। तो हमारे व्यंजन की परिभाषा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। हिंदी भाषा के कौशल के नाम लिखिए। हिंदी भाषा के कौशल क्या होता है, हिंदी भाषा के कौशल है कौन, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यही कौशल है ना। तो हिंदी भाषा का कौशल क्या है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। क्या है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ठीक है। अब देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक ना गाइस देखिए क्या होता है, जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है, जब मुख हमारा बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, या जैसे कि देखो जब हम मुख अपना बंद करके खोल रहे हैं, मुख के साथ साथ हमारे नाक से भी जो आवाज़ आ रही है उसे हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक मुख के साथ साथ हमारा नाक से भी आवाज़ आने अनुनासिक कहलाता है। तो वही कहा है कि जब मुख द्वार बंद करके खुला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवरण भी खुला रहता है। तो जैसे कि ड अ ड़ न प न ड़ फिर उसके बाद और अड़ंग फिर न और म। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये सब आते हैं अनुनासिक में। ठीक है। अब देखो पार्श्विक, पार्श पार्श पार्श्विक किसे कहते हैं, पार्श्विक क्या कहते हैं किसे कहते हैं। तो पार्श्विक वर्ड का उदाहरण देखे देते हैं, इनमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे कि ल। देखिए पार्श्वी में एक ही आता है, कौन आता है ल। पार्श्विक वर्ड में पूछता है तो हमारा क्या आता है, ल आता है। इसमें ना मुख द्वार ल, आप बोलेंगे ल ल ल ल ल, मुख द्वार मध्य में बंद नहीं, बंद हो जाता है। जैसे ल बोल रहे हैं तो मुख द्वार बंद हो रहा है, हवा क्या दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ल। ठीक है। अब देखिए मतलब कुंठित, कुंठित में ना देखिए पार्श्विक में ल होता है, कुंठित में र होता है। तो हमें इस बात की याद रखिए, जैसे कुंठित कोई लोहित लो लोड़ित किसे कहते हैं। ठीक है। तो हमें कुंठित ही याद रखिए आप लोग। ठीक है। कुंठित देखिए क्या, इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है। और लुंठित में गाइस क्या होता है ना, इनमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है तथा र होता है जो कि र है। ठीक है। अर्धस्वर किसे कहते हैं, जिनको बोलने
से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, जैसे कि यह और वह। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, यह और वह। अब अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला होता है। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला होता है। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला होता है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। देवनागरी लिपि न सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी में संरक्षित है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी में क्या है? संरक्षित है। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम होता है? भावों तथा विचारों का आदान प्रदान माध्यम भाषा है। भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा है। देखो गाइस, हम भाषा के द्वारा क्या करते हैं ना, भाषा के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है ना। मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? मनोभावों को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम मौखिक होता है। अब देखो, मनोभाव का मतलब क्या होता है ना, मनोभाव मतलब कि अपने मन के अंदर जो भाव है, मनोभाव मतलब अपने मन के जो भाव है उसको बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम होता है? तो भाई मौखिक होता है। जब हमारे मन के अंदर जो भाव है, मनोभाव का मतलब कि अपने मन के अंदर जो भाव है, अगर अपने मन का अंदर वाला भाव अगर हम किसी को व्यक्त कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? वो समझ पाएगा क्या कर रहा है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? मौखिक बोल के कहेंगे, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, भाई ये मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो अपने अंदर का जो मनोभाव का जो है उसे बोलकर हम मौखिक भाषा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे गाइस क्या हमें समझने चलता है। ठीक है, मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? मौखिक है। ठीक है, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। ठीक है, ऊपर से भी। उसके बाद देखो, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द, भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी जानते हो ना, एक से अधिक अर्थ होना। जैसे एक से अधिक का अर्थ होना, जैसे कि दिन का भी आप जानते हैं, बादल का जानते हो, अलग अलग होता है ना। ये तो मतलब कि दिन का दिवस दिवाकर उवाकर होता है ना, तो उसी कह रहा है कि अनेकार्थी, भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ होता है पिछला, ठीक है, अगला। और उसके बाद दिन का क्या? दिन शोर मशीन सुंदर। जैसे कल आ गया ना, अब कल का क्या? अनेकार्थी। अब कल का ना, कल का अर्थ क्या होगा हमारा? पिछला दिन। और कल का होता है अगला दिन। पिछला दिन अगला दिन हो जाएगा ना, तो नहीं हम लोग कल वो आया था, तो कल आया था मतलब पिछला वाला दिन। आप फिर बोलेंगे कल वो आएगा, कल वो आएगा मतलब अगला वाला दिन। तो हमारे क्या होते हैं? अनेकार्थी होता है। अनेकार्थी शब्द ऐसे होते हैं, भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और गाइस नेक्स्ट क्या है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ देने वाले। आइए देखते हैं। हाँ, देखिए गाइस, जो पहले बताया ना वो समान अर्थ देने वाले थे। ठीक है, सॉरी। एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी को पानी आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं जल को क्या कहते हैं? नीर कहते हैं ना। और वारी को क्या? जल को नीर, वारी भी पानी का होता है। देखो जल को क्या कहते हैं? नीर, वारी, पानी कहते ना है। हाँ, जल को हम अलग अलग कहते हैं, जैसे कि देखो हम अमृत को क्या कहते हैं? पीयूष सोम सुधा। पीयूष सोम सुधा अमृत को कहते हैं। गणेश को क्या कहते हैं? लंबोदर विनायक एक दंत कहते ना है, तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है? कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? कृष्ण का ना जनार्दन है। क्या है? कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन है। कृष्ण का पर्यायवाची आप और भी कुछ लिख सकते हैं। कृष्ण का लिख सकते हैं आप ना घनश्याम लिख सकते हैं। ठीक है ना, और भी कृष्ण का पर्यायवाची, ठीक है ना, बाल गोपाल भी लिख सकते हैं। आप देखो क्या है? विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए।
क्या गाइज, यश तथा भास्कर के परिवाची बताइए। यश का परिवाची कीर्ति होता है, भास्कर का परिवाची सूरज होता है। भास्कर का परिवाची क्या होता है? यश मतलब देखो, यश ने यश प्राप्त कर लिए, नहीं कहते लोग क्या कि तुम यश प्राप्त कर लिए, इसका मतलब कि तुमको कीर्तिमान हो गए, तुम कीर्तिमान हो, तुमको कीर्ति मिल गई, तो तुम क्या कीर्ति, तो यश का अर्थ होता है कीर्ति तथा भास्कर का अर्थ होता है सूरज ना। और तो तुकांत शब्द क्या होता है? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, यथा क्या होता है? रुष्ट पुष्ट दुष्ट। क्या होता है? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, रुष्ट पुष्ट दुष्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्या लिखा है? अच्छा, झोंक पोक टोक नहीं है, अंडा पंडा संडा डंडा कंडा मंडा, तो ये सब ना क्या वही सब एक ही है। ठीक है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? आइए देखते हैं। भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले को एक शब्द कहा जाता है। अनेकार्थी शब्द जिसको नहीं बोलते हैं, तो एक शब्द क्या होता है? कहा जाता है। जिसे देखा, जिसका जिसने विवाह न किया हो, अविवाहित कहते हैं ना। जिसको आका न जा सके, जिसे जिसको जो जो मरे न, अमर होता है। ठीक है ना, जिसकी कोई उपमा न की जा सके, अनुपमा होता है ना। और जिसकी कोई तुलना न की जा सके, अतुलनीय होता है। ठीक है ना। हाँ, तो इसी तरह क्या होता है कि जिसको डर ना हो, निडर होता है, तो यही क्या होता है? हमारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है? स्वराघात किसे कहते हैं? स्वराघात किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बोलते हैं तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है, उसे हम स्वराघात कहते हैं। अब देखिएगा, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है, उसे हम स्वराघात कहते हैं। अब देखिए, आर्य एवं उन्नति का विलोम क्या? आर्य देखो क्या होता है? अनार्य। आर्य का अनार्य, उन्नति का अवनति। ठीक है, विलोम तो गाइज आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आर्य क्या होता है? अनार्य, उन्नति का अवंती। ठीक है, और गाइज हम सब कुछ लगे करवाने ना, जितने हमारे कारक होते हैं सबको करवाने, फिर जितने स्वर होते हैं, जितने व्यंजन होते हैं, फिर जितने ये सब है विलोम है, जितने परिवाची, जितने एक शब्द अनेकार्थी शब्द है, तो भाई हमारा हिंदी ही नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, जो कि 1 महीना में एग्जाम है, हमको पूरा खत्म करना है। ठीक है, तो ये सब पूरा मतलब कि पूरा एक आप लोग को बेड़ा दे, जितने पूरे हम अभी बुक हम इसका ठेका लिए हैं। ठीक है, हमको इसको पढ़ाना है। ठीक है, इसमें जितना मेरे को आएगा वो सब कुछ बताते चलेंगे आप लोग को। ठीक है, अब देखो गाइज क्या है, अब क्या है ना, आर्य एवं उन्नति का विलोम क्या? आर्य का अनार्य, उन्नति का अवंती। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? हिंदी के अंतर्गत 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और सी की आवाज़ होती है, ख ग ज फ स और ह होता है। संघर्षी में तो क्या होता है? स ह भी आप याद करेंगे, स ह तब हो। संघर्षी शब्द में उच्चारण के मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है। मतलब संघर्षी मतलब क्या है कि जब हम बोलते हैं तो मुख द्वार सकरा हो जाता है और सी की आवाज़ आती है, जैसे कि ख ख स ह। ठीक है, ख ग ज फ। ऊष्म व्यंजन की संख्या लिखिए। अब देखिए, विश्व में ऊष्म व्यंजन की संख्या बोला है ना, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उसमें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिएगा, ऊष्म मतलब ना ऊष्मा उत्पन्न करना, ऊष्म मतलब ऊष्मा उत्पन्न करना। और जब कोई चीज़ हमारे क्या ना, हमारे गला में कोई चीज़ रगड़ खाएगी तो वही ऊष्मा उत्पन्न करेगी। तो हमें देखो ऊष्म व्यंजन ना हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, स। तो हमें ये याद रखना है। जब ये आप याद रखेंगे तो देखो ऊष्म मतलब ऊष्मा, तो हम उसका उच्चारण बना लेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से निकलते समय रगड़ खाती है और धीरे धीरे बाहर निकलते, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स ह होते हैं। ठीक है, बस विराम चिन्हों का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, वे विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है,
आप समझ गए ना आप क्या होता है विराम चिन्ह ना? भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा विचार है, उनको स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनके बीच में, जैसे कि है नहीं पूर्ण विराम हो गया, उसके बाद ही को मतलब कि पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, तो इसका प्रयोग करते ना है तो वाक्य के बीच में अंत में किया जाता है, वे क्या कहलाता है? हमारा विराम चिन्ह कहलाता है। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। देखिएगा इस क्या होता है, अर्वाचीन का ना प्राचीन होता है और उचित का क्या होता है? अनुचित होता है। तो वही कहा ना विलोम आ रहा है, विलोम आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमारा हमको तो इसे याद है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ नहीं मतलब विलोम याद है, ठीक। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है, उसको उचित का अनुचित होता है। वैसे भी विलोम ऐसे ऐसे गए जो कि याद नहीं होते, ठीक है, ये तो ठीक है आसान। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो कि प्रायः अंत अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। सूक्ति होता है, क्या होता है? सूक्ति होता है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग देखिए, ये हमारा अल्प विराम है, ठीक है, ऐसे हमारा अल्प विराम होता है। ये क्या हमारा पूर्ण विराम है। तो देखो जो हमारा क्या उसको शब्द को रुकने के लिए ना, देखिए ये पर लिखा हुआ, किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। गाइस इसमें तो वो तो लिखा ही नहीं है कि कोई शब्द को हम मतलब कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे रोक के फिर आगे शब्द को बोलना, उसके बीच में प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब समझो तो क्वेश्चन को ही उतार ही दिया है एक तरह से, देखो तो अल्प विराम का प्रयोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, अब यहाँ पे रोको अब लग गया, हम क्या बोले? रोको, रोको मत जाने दो। अब बोल दिए आपको, जैसे रोको, अब अर्ध विराम लगा दिए, रोको के बाद अर्ध विराम लगा दिए, हम कह रहे रोको मत जाने दो, अर्थ अलग निकलना है ना, रोको मत जाने दो। अब हम ऐसे कर रोको मत जाने दो। अब देखो यहीं पे पूर्ण विराम लग गया तो इसका अर्थ बदल गया। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा था, लिखा रोको मत जाने दो उसको, मतलब उसको रोको जाने मत दो। अब यहाँ पे देखो पूर्ण विराम लग गया तो रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोको मत जाने दो। तो ये क्या होता है? हमारे पूर्ण विराम का क्या होता है? यही प्रयोग होता है, ठीक है ना। आज कहते हैं लेखन के प्रकार बताइए ना। लेखन के ना हमारे 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं? लेखन के 3 प्रकार होते हैं, सुलेखन, अनुलेखन, श्रुति लेखन। सुलेखन, अनुलेखन, श्रुति लेखन। तो हमारे लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सुलेखन होता है, अनुलेखन होता है, श्रुति लेखन होता है ना। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है ना? तो भाषा की ध्वनि को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है। तो क्या करें हमारा गाइड ना, देखिए भाषा की ध्वनि, जो हमारे भाषा की ध्वनि को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो हमारा लेखन कहलाता है, ठीक है। लेखन परीक्षण की विधियाँ बताइए। तो देखिए लेखन परीक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं, कौन है? जैकार्टा विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्लेस्टोलॉजी विधि, ठीक है ना। तो हमें देखिए हमें याद रखना है, इसको पूछ देगा कि लेखन विधि की विधियाँ बताइए, तो हमें याद होना चाहिए आप लोग को जैकार्टा विधि, फिर मॉन्टेसरी विधि, उसके बाद प्लेस्टोलॉजी विधि, ठीक है, प्लेस्टोलॉजी विधि, ठीक है। अब गाइस देखिए तो वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचार की पूर्णता लिखित तथा मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य आप लोग को समझा दे, इसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं ना, सेंटेंस बोलते हैं ना। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच स्पेस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ऐसे ही होता है इंग्लिश में ना, ठीक है। तो इसे देखिए हमें हिंदी में देखना है, ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित तथा मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को हम वाक्य कहते हैं। मनुष्य का जो विचार है, हमारा कुछ विचार अंदर चला कुछ बोलने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे भाई? उसको या तो किसी को लिख कर बताएंगे, भाई हम कह के हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल दिल्ली हम कल दिल्ली जाएंगे, या तो लिख के बताएंगे, ठीक है ना। क्या कर लिख के बताएंगे, या तो उसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे? भाई कल हम दिल्ली जाएंगे। तो वही क्या है, मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिख कर अथवा बोल के रूप में व्यक्त करने को समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाषा की 4 दशा बताई गई है। भाषा की 4 दशा आप लोग को पहले बताए, पढ़ना लिखना बोलना सुनना, भाषा की 4 दशा है, ठीक है, पहले भी इसको बता दिया।
पढ़ना लिखना बोलना सुनना क्या है, 4 दक्षता भाषा की। एक पढ़ना लिखना बोलना सुनना हमारा भाषा की 4 दक्षताएँ हैं, पढ़ना लिखना बोलना तथा सुनना। अब देखिए गाइज, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है, वर्णमाला है। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है हमारा, वर्णमाला है। ठीक है, क्या है, वर्णमाला है। ठीक है, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। अब देखिए स स स ह क्या है, आपको बताएं क्या है, ऊष्मी व्यंजन है जो कि वायु क्या रगड़ के बाहर निकल रही है। तो जिन वर्णों का उच्चारण में हवा मुख से रगड़ कर खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलते हैं उन्हें ऊष्मी व्यंजन कहते हैं, जो स स स ह होते हैं। ठीक है, बता दिए आप लोग को। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन से हैं, लिखिए। अब गाइज क्या कर रहा है ना, देखो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, लिखिए। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल है, कौन है, श्रवण उच्चारण वाचन अभिव्यक्ति। कौन से हैं, श्रवण उच्चारण वाचन एवं अभिव्यक्ति है ना। उसके बाद देखो अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम क्या होगा, तो क्या होता है, अनभिज्ञ के क्या होता है, सुविज्ञ, या इसी को हम विज्ञ भी लिख सकते हैं, ज्ञान। अनविज्ञ मतलब ज्ञान। तो देखो क्या होता है, अनविज्ञ मतलब क्या, सुविज्ञ। अनविज्ञ सुविज्ञ। मुक्ति है तो बंधन चाहिए, बंधन है तो मुक्ति है, बंधन है तो मुक्ति है, मुक्त है तो बंध है, बंधन है तो मुक्ति का बंधन हो जाएगा। अब गाइस देखिए क्या है कि छत्र त्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है, ये सब हमारे ना क्या संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि देखो ये मतलब कि छत्र क ये सब मतलब कि जानते हैं आप कि आधा क और किसे पूरा स से मिल के बना रहता है। तो हमारा क्या होता है ये, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे छत्री फिर ज्ञ भी जानते हैं कि आई मतलब कि यंज्ञ है, प्लस क्या आती है आधा आधा और क्या ज से मिल के बना रहता है यज्ञ। तो ये सब हमारा संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, देखो ओ का उच्चारण स्थान ना कंठ और ओष्ठ है। क्या है, कंठ और ओष्ठ है। आगे ये भी आएगा, आप लोग को बताएंगे। ये लोगों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, बस इतना याद रखिएगा, ये लोगों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या, अनुस्वार किसे कहते हैं ना, अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे कि ठंडा कंचन जंगल इत्यादि। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। अनुस्वार में क्या करती है, अनुनासिक में तो नाक और मुंह से दोनों से निकल रहे थे। अनुनासिक में ध्वनि हमारी नाक और मुंह से दोनों से निकल रही है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार में क्या है ना, नाक जो कि वायु है ना बस क्या नाक से निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो वायु हमारा क्या है ना नाक से निकलती है और झटके के साथ निकलती है, उसे जैसे कि ठंडा कंचन जंगल इत्यादि। लिपि को परिभाषित कीजिए। लिपि किसे कहते हैं, आप लोग को पहले ही बता दो फिर बताते हैं। भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। आप लोग को पहले बता दें, भाषा की लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनि को लिखने के जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं लेखन शिक्षण की कोई विशेषता लिखिए। लेखन शिक्षण की विशेषता 2 है, कौन है, अक्षर शब्द वाक्य को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना, व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। ठीक है, तो क्या होते हैं, लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं होती हैं, अक्षर शब्द वाक्य को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना, व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। अब देखिएगा, एक सरल भाषा शिक्षक के कौन से गुण होते हैं, चाहिए। एक सरल भाषा शिक्षण के गुण, आप देखो एक सरल भाषा शिक्षण के गुण ना, आप देखिए कौन कौन से होता है। शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो ना, और यहाँ पे प्रवाहमय वक्ता हो, और शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इतना हमें क्या होता है, एक सकल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, उसके बाद प्रवाहमय वक्ता हो, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट क्या है, वाक्य को परिभाषित कीजिए। किसको, वाक्य को क्या करिए, परिभाषित कीजिए। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य जो होते हैं ना, वाक्य को क्या करते हैं हम कि भाव को ना अभिव्यक्त करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो वाक्य में भावों को अभिव्यक्त करने की क्या होती है, क्षमता होती है।
वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? वाक्य में देखो कौन कौन से होते हैं वाक्य में, आकांक्षा, योग्य, पद क्रम चिन्ह, आवश्यकता तत्व होते हैं। ठीक है, वाक्य के प्रकार लिखिए। वाक्य के ना 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या होता है गाइस हमारा? सरल वाक्य, फिर मिश्र वाक्य, फिर क्या होता है? संयुक्त वाक्य। तो हमारा वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। उपेक्षा देखो क्या होता है ना, अवहेलना करना। नहीं कि तो वो हमारा उपेक्षा किया, मतलब कि वो हमारा अवहेलना किया, हमारा निरादर किया, मतलब कि हमको बेइज्जती हमारा करवाया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उपेक्षा कहते हैं। अपेक्षा क्या होता है? आवश्यकता। जैसे कि हमें किसी चीज़ की क्या है? अपेक्षा है। हमें किसी चीज़ की क्या है? नीड है। हमें किसी चीज़ की क्या है? आवश्यकता है। तो उसको क्या कहते हैं हम? अपेक्षा कहते हैं। देखो, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? रेखांकित। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? रेखांकित। ठीक है, और गाइस क्या देखिए, आकाश शब्द के 4 परिवाची शब्द लिखिए। आकाश का देखो क्या है? नभ गगन आसमान अंबर। यहाँ पे लिखा है नभ अंबर गगन योम, नभ गगन आसमान अंबर। ऐसे 4 परिवाची हम लिख देंगे। ये भी देख लेंगे, नभ अंबर गगन योम, उसके बाद आसमान भी लिख देंगे, नभ गगन आसमान, अंबर भी लिख देंगे, अंबर है। ओ और ओ किस प्रकार के वर्ड होते हैं आपको बता दिए। ओ और ओ होते हैं अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं? जैसे नाक से क्या होती है? हमारी ध्वनि बाहर निकलती है, अनुस्वार कहते हैं। और नाक और मुंह से जो निकलती है ध्वनि हम अनुनासिक कहते हैं। संधि एवं सहयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए। संधि का देखो क्या होता है? विलोम विग्रह होता है, सहयोग का वियोग होता है। संधि का क्या होता है हमारा? संधि का विलोम विग्रह होता है, सहयोग का विग्रह होता है, संधि का विग्रह होता है, सहयोग का वियोग होता है। हस्व स्वर्ग किसे कहते हैं आप लोग को बता दिए, आइए बताते हैं। हस्व स्वर्ग वो होते हैं जिनके बोलने में एक मात्रा समय लगता है। उसमें गाइज बता, सॉरी उसमें बताते हैं हम कि नहीं लगता है, उसमें एक मात्रा समय लगता है। उसके बाद हर्ष दीर्घ में क्या होता है? 2 मात्रा समय लगता है। आप प्लुत में क्या होता है? दीर्घ, और हर्ष और दीर्घ की उपेक्षा ज़्यादा समय लगता है प्लुत में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोले ना कि हर्ष स्वर आगे आएगा, बताएंगे आप लोग को। हर्ष स्वर वो होते हैं जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अ ई उ री हर्ष स्वर होते हैं। जैसे कि देखो बस है, ये एक मात्रा का। ऊ, अब वही देखो 2 मात्रा हो जाए ना, उसके बाद फिर आई 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 बस ऊ है, यहाँ पे ऊ हो जाए ना, तो ये सब 2 मात्रा में होता है। तो हस्व है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ। ठीक है, अब गाइस इतर ओम लिख दिए। ओम ऐसे करके नहीं लिख देते हैं, ऐसे ओम लिख देते हैं। ओम तो हमारा प्लुत में आता है। किस में आता है? प्लुत स्वर में। तो ठीक है गाइस, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, सुधा एवं पंकज का अर्थ लिखिए। सुधा बताए अमृत का होता है। अमृत का क्या होता है? सुधा पीयूष सोम होता है। पीयूष, सुधा पीयूष सोम होता है। ठीक है, अमृत का। आप पंकज का जानते हैं? कमल होता है। हाँ, और भी होता है। तो उसे पंकज का कमल हो गया। अब हमारा क्या हो गया? अति खत्म हो गया, अब लघु पे आ गया। ठीक है, अब लघु भी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए वन और पर्वत शब्द के 5-5 परिवाची लिखिए। अब देखो, अब 5-5 परिवाची पे आ गया। वन क्या होता है? जंगल होता है। आपको बताएं वन का क्या होता है? जंगल, कानन, विपन, विपिन, अरण्यक, ये सब क्या तो वन के परिवाची कौन है? जंगल, कानन, विपट, विपिन, अरण्यक, ये सब जंगल के परिवाची है। इसको पर्वत की क्या है ना? शैल, पहाड़, गिरी, नवपति, मेरू, ये सब किसके हैं? पर्वत के परिवाची है। ठीक है गाइस, अब देखो आरंभ स्तर पर, आरंभिक स्तर पर लेखन लिखने की विधि बताइए। आरंभिक स्तर पर लेखन लिखने की विधि बताइए। देखो, प्रारंभिक बोलिए, प्रारंभिक स्तर पर लेखन लिखने की विधि बताइए। तो कितनी होती है? प्रारंभिक स्तर पर लेखन लिखने की विधि है अनुलेखन, अनुकरण विधि। एक होता है अनुलेखन विधि, कौन होता है? अनुलेख विधि। एक होता है अनुकरण विधि। कौन कौन होता है? अनुलेख विधि, एक होता है अनुकरण विधि। ठीक है ना। तो प्रारंभ स्तर पर लेखन लिखने की विधि है अनुलेख विधि, अनुकरण विधि।
अब देखिए गाइस कहते हैं अनुलेख विधि किसी आदर्श लिखावट को जैसे का तैसा अनुकरण विधि कहलाती है। मतलब कोई लिखावट है उसको हम जैसे का तैसा लिख रहे हैं ना, तो उसके कहते हैं अनुकरण विधि कहलाते हैं, ठीक है ना। अनुकरण विधि में अक्षर या वाक्य बिंदु के रूप में लिखे होते हैं। बालक केवल उन पर पेंसिल घुमाकर अभ्यास करता है और लिखना सीख जाता है। जैसे गाइस जैसे अ लिख दिया, तो इस पे क्या कहता है ना, ऐसे बालक पेंसिल घुमाएगा ऐसे लिख देगा, अब इधर देखेगा तो इसे लिखा रहेगा, तो उस पर क्या कहता है, अभ्यास करता है लिखकर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को यहाँ पे अनुकरण कहते हैं। अब देखो वाक्य के आवश्यकता गुण कौन कौन से हैं। आइए गाइज क्या देखते हैं, वाक्य की आवश्यकता गुण कितने, 6 है। पहला देखो वाक्य के गुण और उसके बाद उनके अर्थ ना। तो गाइज क्या होता है, वाक्य के गुण देखेंगे। योग्यता, वाक्य गुण में पहला क्या होता है, योग्यता। इसका अर्थ क्या होता है, भावबोध की क्षमता। फिर अर्कता, सार्थकता, सार्थक पद। आकांक्षा, श्रोता की जिज्ञासा। अन्वय, व्याकरणानुकूल। और उसके बाद पदक्रम, क्रमानुसार। आसक्ति, सानिध्य या समीपता, ठीक है। अब गाइस क्या है हमारा, वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए वर्णों का उच्चारण करते समय हमें शुद्धता तथा स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, जब हम, सही बात है गाइस, जब हम किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं किसी के सामने, तो हमें अपने वर्ड पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वर्ड क्या है, कितना उसमें शुद्धता है, कितना स्पष्टता है। ये तो नहीं कि कोई भी शब्द किसी के सामने बोल देंगे, ऐसे क्या होता है हमारा संस्कार पता चलता है। कोई शब्द हम किसी को बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, पता करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि ये कितना बड़ा शिक्षित है, क्या है, ठीक है। तो वही कहा है कि वर्डों का उच्चारण करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो गाइस ये तो न भी पढ़े तभी हम लिख सकते हैं कि वचों का उच्चारण करते समय शुद्धता में स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हम अपना वर्ड कैसे किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं। देखो भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है। आप देखिए श्रवण कौशल के बारे में आप लोग को बताए थे, आप आइए और देखते हैं। बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है, सही बात है। बच्चा जो होता है जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है। यह ध्वनियाँ उनके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। यह अंकित ध्वनियाँ ही बच्चों के भाषा ज्ञान का आधार बनती है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है, ठीक है गाइस। तो ये भी आप लोग मतलब समझ लीजिएगा। लेखन में विराम चिन्हों का क्या महत्व है, आप उसको स्पष्ट करिए। लेखन में विराम चिन्हों का महत्व देखिए गाइस क्या होता है ना, विराम चिन्हों का महत्व आइए बताते हैं आप लोग को। देखिए विराम चिन्हों का उपयोग भावी व्यक्ति की स्पष्टता के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोग मेरी आवाज़ को सुनते रहिए अच्छा से, आपको अर्थ बस समझते रहिए क्या कर रहा है। भाषा में लिखने की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है, ठीक है, समझ गए ना। भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है, सही बात है। इनके लेखन या वक्ता को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है, सही बात है गाइस। अब उसके बाद देखो इनके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ नहीं हो पाता है, सही बात है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, रोको मत जाने दो, आ गया ना, रोको मत जाने दो। आप आइए इसमें देखो विराम चिन्ह लगा के इसका देखो अर्थ क्या होता है, इसीलिए कहते हैं अर्थ का अनर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा गाइस क्या है ना, रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो। तो देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे रोको मत जाने दो। अब देखिए यहाँ पे गाइस क्या हो गया, यहाँ पे हमारा विराम चिन्ह लग गया, तो यहाँ पे क्या गया, रोको मत जाने दो। यहाँ पे आप लोग डांट के बोलिए कि क्या, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे अर्थ क्या है कि रोको, उसको जाने मत दो। तो अब यहाँ पर न जाने देने की बात हो रही है, बोलती है ना, रोको मत जाने दो। अब उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे मत के बाद हमारा विराम चिन्ह आ गया। तो क्या है कि रोको मत जाने दो, तो कह रहे रोको मत उसको, क्या है, जाने दो। क्या करें, रोको मत उसको, क्या करें, जाने दो। यहाँ पे जाने देने की बात हो रही है। तो यही होता है गाइज कि हमारा विराम चिन्हों का प्रयोग महत्व होता है। आप देखिए क्या, उपर्युक्त उदाहरण में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जबकि द्वितीय और तीसरी वाक्य में स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्य में वही शब्द है,
दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को न रोक कर जाने के लिए कहा गया है। गाइज आप लोग समझ गए बात क्या कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है। आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे, ठीक है। देखिए गाइज हमारा क्या है कि भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है। आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे। तो देखिए क्या है कि हमारा जो कि भाषा का स्वरूप बनाए रखने के लिए शुद्ध उच्चारण की अति आवश्यकता है। जो कि भाषा का स्वरूप बनाए रखने के लिए शुद्ध उच्चारण की अति आवश्यकता है। बिना शुद्ध उच्चारण के भाषा का ज्ञान असंभव है। अतः भाषा के ज्ञान के लिए शुद्ध उच्चारण आवश्यकता है। एक शिक्षक के रूप में हिंदी शब्दों का शुद्ध उच्चारण का अभ्यास बच्चों को कराएंगे तथा अक्षरों एवं मात्राओं को ज्ञान भी सिखाएंगे। उन्हें शब्द रचना तथा बच्चों के रूप में परिवर्तन के नियमों से भली भांति अवगत कराकर समस्या संबंधी का अन्य बातों को समझाएंगे, ठीक है। तो यही क्या है हमारा भाषा के शुद्ध उच्चारण को क्या महत्व है, ठीक है। अब गाइस क्या हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी है। अब आज देखिए हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। आपको पता है ना हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, ठीक है ना, ध्वनि कहलाती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है ना। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह हमारा क्या कहता है,